हेलो बच्चों, आज हम साइंस के अंदर पहला जो चैप्टर है भोजन है मानव स्वास्थ्य स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर थ्योरिकल सब्जेक्ट है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी जो कुछ आपको बुक में से करने के लिए कहेंगे वो उनको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में बुक में से करना है। तो भोजन और मानव स्वास्थ्य जैसे आपको लेसन के नाम से ही पता चल रहा होगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन का होना क्या है, आवश्यक है। यदि आप भोजन अच्छा कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छे भोजन से मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल वाला, मसाले वाला या बहुत स्पाइसी या बाहर का खाना यदि आप खा रहे हैं पेट भर के तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा भोजन होना चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्वों की क्या करता है, पूर्ति करता है। तो इस लेसन की जो शुरुआत है वो स्टार्टिंग है संतुलित और असंतुलित भोजन क्या होता है। तो आपको पता है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, 6। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित मात्रा, इसमें भी वसा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा होना भी हानिकारक है और इनका कम होना भी क्या है, हानिकारक है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए। ऐसे भोजन को हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। और ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते या असंतुलित मात्रा में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। अब है कि असंतुलित भोजन लेने से हमारे शरीर में कई विकार उत्पन्न होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कुपोषण। तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने पर शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो आपका जो ये चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है वो है विटामिन कुपोषण का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है ये, आपकी बुक में पूरी टेबल बनी हुई है। आपको बुक में से ये टेबल अपनी होमवर्क कॉपी में बनानी है। तो इसमें से जो मेन पॉइंट है वो मैं समझा रही हूँ। इसमें से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, लक्षण में से क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग, जिसमें आपको पता है दिखाई भी देता है। B12 की कमी से बेरी, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, स्मृति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। B2 राइबोफ्लेवियोसिस, इसमें मुख के किनारे और होठ की त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है। B3 से पैलेग्रा, इस पर जीभ और की त्वचा पर क्या बन जाती है, पपड़ियाँ बन जाती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या आने लगता है, खून आने लगता है और त्वचा पर भी क्या पड़ जाते हैं, चकत्ते या धब्बे पड़ जाते हैं। डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। इसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने आसपास आ जाते हैं। तो दोनों इसमें से क्वेश्चन लक्षण में से कि पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटनों का पास आ जाना कौन से विटामिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो आप लिखेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स रोग है। तो जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो लक्षण में से क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आपको विटामिन और उसके रोग का नाम बताना पड़ता है। तो आपको पूरी जो ये टेबल है आपकी बुक में उसको अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना है और उसको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट है आपके प्रोटीन कुपोषण। तो हमारे भोजन तत्वों में जितने भी पोषक तत्व हैं उसमें प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि बचपन से ही बच्चे के भोजन में प्रोटीन ना दिया जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यदि बचपन से ही बच्चे के भोजन में प्रोटीन की कमी है, उसको प्रोटीन नहीं दिया जा रहा है, तो जो बीमारी उत्पन्न होती है, डिजीज़ होती है, उसका नाम क्या है, क्वाशियोरकोर। तो क्वाशियोरकोर नामक डिजीज़ होती है। इसके क्या क्या लक्षण है, इसमें बच्चे का पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, उसकी त्वचा काली धब्बेदार होकर के फटने लगती है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम और उसका लक्षण बताइए। ये चैप्टर आपके 4 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड में इस चैप्टर में से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अब शरीर में प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, मैरस्मस रोग होता है। अब इसका अपोजिट, इसमें बच्चे का शरीर क्या हो जाता है, सूख जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है, यानी आँखों की जो चमक होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और आँखें अंदर की तरफ धंसी हुई दिखाई देती हैं। तो प्रोटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है हमारे भोजन का, और बचपन से ही बच्चों को भोजन में प्रोटीन देना चाहिए, तभी उसका मानसिक और शारीरिक विकास ढंग से हो पाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके खनिज कुपोषण। खनिज वैसे तो हमारे भोजन में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये खनिज कुपोषण की भी आपकी
बुक में सारणी बनी हुई है, तो एक खनिज कुपोषण की सारणी भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में बनानी है। कुछ खनिज जो है उनके मैं आपको बता रही हूँ, जैसे लोह तत्व। लोहा जो तत्व होता है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इस साल से जो पिछले साल ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखना था, लोह तत्व। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन किसका निर्माण करता है, रक्त का। तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, थकान हो जाती है, शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों और दांतों को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। और जरा सा ही जैसे आप गिर गए कर गए तो फ्रैक्चर होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से आयोडीन जो होता है वो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है शरीर में। तो जो ये हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है, हमारे गले में होती है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो गला सूज करके लटक जाता है, जिस रोग को हम कहते हैं गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। तो यदि आपके भोजन में आयोडीन की कमी है तो इस रोग के होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। वैसे भी आजकल आपने सुना होगा थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, सुनते हो कि नहीं। थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो इससे ही रिलेटेड है कि थायराइड कभी तो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो आयोडीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में जितनी आवश्यक है शरीर में, वो उसमें आयोडीन हमको अपने भोजन में लेना चाहिए। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का वो है पीने योग्य पानी के गुण। जल जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है हमारे भोजन का। जल से ही हमारे शरीर की सारी उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रिया यानी उपापचय क्रियाओं का मतलब श्वसन है, पोषण है, पाचन है, उत्सर्जन है, इन सब के लिए जल क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन आप जो जल पी रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, जो पीने योग्य जल होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पीने योग्य जल में पहला तो ये है कि आपने गिलास भरा और उठा करके पी लिया, पहले उसमें देखो कि उसमें आँखों से दिखाई देने वाले कोई सूक्ष्म कण या अशुद्धियाँ तो नहीं है। दूसरा, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। अब बहुत सूक्ष्म जीव तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा जो पानी है जो शुद्ध करने के लिए, आपको 5th लेसन में मैंने पढ़ाया था, जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक तो विरंजक चूर्ण और एक फिटकरी। विरंजक चूर्ण और फिटकरी को डाल करके जल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसके बाद में जल का पीएच क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। पीएच स्केल भी आप पढ़ चुके हैं। तो पीएच संतुलित का मतलब कितना होना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7। पीएच स्केल आपको पढ़ाया था। 7 जो होता है वो कौन सा बिंदु होता है, उदासीन बिंदु होता है। उदासीन बिंदु का मतलब होता है कि न तो अम्लीय और ना ही क्षारीय है। तो जल का जो पीएच है वो संतुलित होने का मतलब है पीएच उसका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और नेक्स्ट है, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जो हम जल पी रहे हैं उसमें ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमको जल पीते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पानी खूब पीना चाहिए। जितना आप पानी पियोगे उतना ही आपका शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। फिर भी एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्मी ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 10 गिलास पानी आप पर डे पीजिए। 10 से 12 भी पी सकते हैं। तो यदि आप प्रतिदिन इतना पानी पिएंगे तो हम बहुत सारे रोगों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे यदि आप इतना पर्याप्त मात्रा में जल पी रहे हो तो शरीर में क्या बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, थकान नहीं होती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जानते हैं आप कि हमारे शरीर को रोगाणुओं से या रोगों से बचाने के लिए जो क्षमता पाई जाती है या जम से बचाने के लिए जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हमको कोई भी बीमारी नहीं घेर पाएगी। इसके बाद में पथरी होने का खतरा नहीं रहता। यदि आप प्रॉपर पानी पिएंगे तो कभी भी हमारे शरीर में पथरी नहीं होगी। इसके अलावा सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं। इसीलिए हमको पानी अच्छी तरह पीना चाहिए। जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपका शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से आज हमने संतुलित असंतुलित भोजन क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और पीने योग्य में जल में क्या क्या गुण होने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जल पीने से शरीर को क्या लाभ है, इनके बारे में पढ़ा है। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में 2 तो आप सारणी बनाएंगे, एक तो विटामिन वाली और एक खनिज तत्वों वाली।
जो खनिज तत्व की सारणी है। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोगों के नाम और उनके लक्षण बताइए। और फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आपको ये 4 जो गुण हैं पीने योग्य जल में, ये केवल अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। इसके बाद में इसके लेसन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।